नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कल जो हमने आपसे वार्तालाप की, उस वार्तालाप के क्रम में मैंने आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित ऐसे विधानों के विषय में आपको बताने का प्रयास किया, उन केसेस के विषय में समझाने का प्रयास किया, साइबर अटैक के विषय में समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से सबको आपको सारगर्भित विषय प्रतीत हुआ होगा, महसूस हुआ होगा। आज एक हम नवीन विषय पे ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जो चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित डिवोर्स के संबंध में, मीन्स तलाक के संबंध में, मीन्स विवाह विच्छेद के संबंध में जो विधान पारित किए गए हैं, मैं 95 से लेकर के जो टॉप मोस्ट है और 2023 तक 20, 21, 22, 23 तक के बहुत सारे ऐसे आर्डर्स हैं कि जो जिसके आधार पे डाइवोर्स लेने वाले पक्षकार को बड़ा सरलता, उनके विद्वान अधिवक्ता बंधुओं को, उनको उनके विद्वान न्याय मित्र को काफ़ी निश्चित रूप से काफ़ी हद तक एक सरलता और सुगमता स्थापित की हो सकती है, उनका आधार लिया जा सकता है और बड़ी सरलतम भाषा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो प्रतिपादित विधान पारित किए हैं, तो उसी के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। और इन विधानों के सापेक्ष आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं बाबूजी श्री शीशपाल सिंह, शीशराम सिंह जी, शीशपाल सिंह जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सिविल के साथ साथ फौजदारी भी देखते हैं। और वहीं मेरे एडीजीसी जो हमारे एडीजीसी रहे हैं, जो अपर शासकीय अधिवक्ता रहे हैं, श्री चेतन शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, श्री संजीव शर्मा जी हैं, श्री बंटी जी हैं, जी श्री ब्रजपाल जी अधिवक्ता हैं। तो आज ये हमारे मध्य में है। दीपक हैं हमारे जो इस समय ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को। तो विषय पे मैं आता हूँ। विषय के बाद में हमारे बाबूजी जो सारगर्भित तथ्यात्मक ऐसे विषय हैं जिनको हम जितने भी हम जैसे अधिवक्ता हैं, जो अक्षुण मात्र अधिवक्ता हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान अर्जित किए हुए हैं, तो वो दीर्घ ज्ञान के लिए बाबूजी जो अभी आप हमारे मध्य में है श्री शीशपाल जी, वो आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, अच्छे अच्छे विषयों को बताएंगे आपको, उनको भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डाइवोर्स के विषय में बता दूं, क्योंकि इस समय इतना मैट्रिमोनियल का मामला चल रहा है, इतना डाइवोर्स का सिस्टम चल रहा है कि शादी होने को 1 वर्ष पूरा नहीं हो पा रहा है कि उससे पहले ही आपस में विचार मंथन समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। उससे पहले ही सब सेक्शन 498 हो, 3/4 डीपी एक्ट हो, उसी के साथ साथ 406 हो, 125 हो, 12 डीबी एक्ट हो और 13 तक की नौबत आती है। लेकिन 1 वर्ष का कार्यकाल ना होने के कारण सेक्शन 12 पर अटकते हैं या उसका इंतजार किया जाता है। तो ये बहुत खामी समाज में संस्कारों के प्रति आई है। लेकिन अगर जो मैं वर्तमान में जब स्थिति चल रही है, तो मैं आपको बताऊं, जो अमान्य हो सकती हैं, जिनके बेस पे हम लोग तलाक ले सकते हैं, विवाह को विच्छेद करा सकते हैं, उस प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में पारित एक विधान है, एक विधान श्रीमती सरला मुदगल बनाम भारत संघ, श्रीमती सरला मुदगल बनाम भारत संघ, जो 1995 में एक आदेश पारित हुआ, एक निर्णय पारित हुआ उपरोक्त पक्षकार के मध्य में विवादास्पद स्थिति होने पे, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि पति ने दूसरे धर्म में विवाह किया है और पहले विवाह को समाप्त नहीं किया है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि दूसरे धर्म की किसी भी बेटी से शादी कर लिया, पुराना साल विवाह पूर्ण रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो पाया, तलाक नहीं हो पाया, माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा नहीं रहा, तो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विधान में तो दूसरी शादी को अमान्य घोषित कर दिया, स्वतः ही अमान्य हो जाएगी, चाहे उसने किसी भी रूप से उस अपनी शादी की हो। इसी प्रकार एक दूसरा है अंजलि किरण प्रधान बनाम किरण प्रधान, अंजलि किरण प्रधान बनाम किरण प्रधान। इसमें ये वर्ष 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित एक विधान है। इसमें कहा है कि इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि यदि पति पत्नी के बीच समझौता नहीं हो सकता है और वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो तलाक की अनुमति दी जा सकती है। मैक्सिमम स्थिति में मेरे विद्वान अधिवक्ता जन देखते होंगे, माननीय न्यायालयों का अपना अपना एक अलग रुख होता है। उस रुख के सापेक्ष कंडीशन स्थिति ये उत्पन्न होती है कि कोई ना कोई विधान का सहारा लेकर के पूर्ण रूप से एविडेंस और साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद भी मान्य न्यायालय द्वारा तलाक स्वीकृत नहीं किया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। और उस तलाक खारिजा के सापेक्ष दोनों पक्षकार ही
पूर्ण रूप से असंतुष्टि स्थिति में होते हैं, क्योंकि शुरुआत में तेल अभी नहीं डाल पाते हैं, बाद में वो पता लगा कि इसी में स्वीकृति दे दी गई लेकिन खारिज हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, भिन्न भिन्न कंडीशन पे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ये अंजलि किरण प्रधान बनाम किरण प्रधान 2005 पारित आदेश में तलाक की अनुमति जो दी जा सकती है, लंबे अरसे से दूर दूर रहने के लिए दी जा सकती है। इसी प्रकार अरविंद बनाम अंजू जो वर्ष 2017 में पारित हुआ, इसमें कहा गया है कि यदि पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी है और वे एक साथ नहीं रह सकते तो तलाक की अनुमति दी जा सकती है। तो दोनों ग्राउंड बन रही है। और इसी प्रकार एक है मधु वर्मा बनाम सुधा वर्मा जो वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित किया गया है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि यदि पति पत्नी के बीच क्रूरता या परित्याग की घटनाएं हुई हैं तो तलाक की अनुमति दी जा सकती है। तो आपको जो भी क्रूरता है, जो क्रूरल्टी है, यदि वो पूर्ण रूप से सिद्ध होती है तो माननीय न्यायालय इस पे भी विचार करने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार नलिनी बनाम राजीव जो वर्ष 2020 में पारित हुआ है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा कहा गया है कि यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से अलगाव है और वे एक साथ नहीं रहना चाहते, अलगाव का मतलब है दूरी, तो यदि दूरी है और वो एक दूसरे के बीच नहीं रह रहे हैं तो भी तलाक की अनुमति दी जा सकती है। ये मैंने आपको जो 5 केसेस बताए माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित है, पांचों के पांचों। और इसमें जो क्रूरल्टी एडल्ट्री हो और चाहे अलगाव हो, मीन्स दूरी हो एक दूसरे के प्रति, या कोई दूसरी ऐसी शादी हो गई हो जो जिसमें फर्स्ट शादी अमान्य हो सकती है, दूसरे धर्म में कर ली हो, तो ये पूर्ण रूप से पांचों के हिसाब से जो क्रूरल्टी एडल्ट्री ये और कस्टडी ऑफ चाइल्ड, तीन ही बिंदु ऐसे होते हैं जिनके आधार पर तलाक स्वीकृति होती है। तो इसमें क्रूरल्टी और अलगाव दोनों विषयों पर बड़ा फोकस किया है। तो मैं माननीय न्यायालय जितने भी बार विचाराधीन ऐसे वादों को जो देख रहे हैं, मैं माननीय न्यायालय से विनम्र अनुग्रह करना चाह रहा हूँ, यदि ऐसी प्रक्रिया किसी भी मेरे पक्षकार के माध्यम से आती है उसमें, तो उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधानों के सापेक्ष उनको आधार मानते हुए तलाक की प्रक्रिया को भी निश्चित रूप से स्वीकृत करेंगे। और इसके अनुपालन में मेरे जो भी विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं वो भी अपना कार्य पूर्ण कुशलता के साथ कर लेंगे। इसी क्रम के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपने मध्य में उपस्थित बाबूजी हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, सिविल के बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, सिविल कोर्ट बुलंदशहर में वर्षों से प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 3 दशक से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि 4 दशक से 40 वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो श्री शीशपाल सिंह जी बाबू से मैं बिना अनुग्रह करूँगा वो उस विषय पे दृष्टिपात करें जो वर्तमान की कंडीशन है, एक दूसरे के प्रति क्या भाव अधिवक्ता का होना चाहिए, समर्पित भाव, उसी विषय पे बाबूजी बताएंगे। श्री शीशपाल सिंह जी। मेरा विचार ये है कि जो जितने भी हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता वो आ रहे हैं उनके लिए सही ढंग से लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, तो वो जिस भी अपने सीनियर अधिवक्ता के पास जाते हैं, सीनियर अधिवक्ता अपने पेशे के अनुरूप उन्हें जो है निष्पक्ष रूप से उन्हें कानूनी सलाह देनी चाहिए। वो किसी भी पॉइंट पर पूछ सकते हैं, उस पॉइंट पर निष्पक्ष रूप से कानूनी सलाह देनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे खिलाफ है या मेरे खिलाफ जाएगा नहीं जाएगा, इसको अलग रखते हुए निष्पक्ष रूप से कानूनी सलाह दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके कानूनी सलाह नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने सार्वजनिक तथ्य से ये कहा कि यदि कोई भी वाद ऐसा है कि जिसमें वो स्वयं विपक्षी भी हैं या स्वयं पक्षकार हैं और विपक्षी अधिवक्ता आ जाता है, या स्वयं विपक्षी हैं और पक्षकार अधिवक्ता आ जाता है, तो चाहे वो किसी कानून लॉ पॉइंट पे वार्तालाप करे तो उसको पूर्ण रूप से हमारा धर्म ये कहता है अधिवक्ता का कि अपने कनिष्ठ अधिवक्ता के लिए या अपने साथी सहयोगी अधिवक्ता के लिए, साथी अधिवक्ता के लिए वो अपने धर्म का पहले पालन करे और उसको चाहे विरुद्ध होने के बाद भी, अपने विरुद्ध वार्तालाप होने के बाद भी उसको पूरी मदद करे और उसका मार्गदर्शन करे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मध्य में जो एडीजीसी साहब हैं श्री चेतन शर्मा जी, जो मेरे भाई हैं, बहुत मेरे विश्वसनीय हैं, बड़े मेरे प्रिय हैं, मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करना चाहूँगा कि वो भी कोई दृष्टिपात अधिवक्ता के विषय में करेंगे। अभी हमारे भाई श्री डॉक्टर लोकेश शर्मा अधिवक्ता और हमारे वरिष्ठ बाबूजी श्री शीशपाल सिंह जी के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई और उन्होंने तलाक विषय पर बहुत ही सारगर्भित जानकारी और बहुत ही अच्छे जजमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हैं वो जो है अभी इसमें जो कोर्ट किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ताकि सभी पक्षकार उससे लाभान्वित हों। और बाबूजी ने भी बहुत अच्छी बात कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संबंध में की है।
बहुत एक दूसरे से अपेक्षा के साथ ही ये जो क्रम है ये चलता रहता है, चलता रहा है और चलता रहेगा, ताकि जो है हम सभी अधिवक्तागण एक दूसरे के सहयोग से बहुत अच्छी जो विधि के संबंध में जानकारियां हैं उन्हें अर्जित कर अपने क्लाइंट को सेटिस्फैक्ट्री जो अनुपालन करते हुए उसके परिणाम दे सकें, ताकि इससे जो है सभी लोग लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चेतन शर्मा जी का, एडीसी महोदय का। इसी क्रम में अब लास्ट अंतिम चरण पे हम अपने एडवोकेट श्री ब्रजपाल सिंह जी से- नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता लोकेश शर्मा जी